हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, टाइप ऑफ कंसिडरेशन और उससे रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट केस थे वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सेप्शन जो कि कंसिडरेशन से रिलेटेड है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जैसे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस क्या बोलते हैं, क्या होता है प्रोमिस। जैसे कि ए ने कोई भी प्रपोजल ऑफर दिया बी को और बी ने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोमिस। जो कि सेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर बताया कि जैसे कि प्रपोजल दिया और एक्सेप्ट कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोमिस। और उसके बाद अगर प्रोमिस के साथ कंसिडरेशन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। कंसिडरेशन के बारे में जो लास्ट क्लास थी हमने उसमें कंसिडरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, कंसिडरेशन क्या होती है। ठीक है, तो उसके बाद है एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट है वो डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लोज ई में। और एग्रीमेंट प्लस सेक्शन 10 के अंदर बता रखा है कि कौन से एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट बता रखा है सेक्शन 2 क्लोज एच के अंदर कि एन एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो सेक्शन 10 के अंदर वही कंडीशन बता रखी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्रीमेंट से मिलकर क्या बन सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बन सकती है। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो सेक्शन 25 है उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन बता रखी है कि किस केस में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो जनरल रूल है जो एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या है, वॉइड माना जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक सेक्शन 25 पर मैगजीन भी अप्लाई होती है। नोडम पेक्टम, नोडम पेक्टम एक्स क्यो नॉन Orator actio means an agreement without consideration does not arise any action। मीन्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो हम उसके किसी पार्टी के अगेंस्ट क्या नहीं, एक्शन नहीं कर सकते, एक्शन क्रिएट नहीं कर सकते या फिर एक्शन अराइज नहीं हो सकता उस केस में। तो हम जानते हैं जैसे एग्रीमेंट, जैसे प्रपोजल प्लस क्या होगा, एक्सेप्टेंस, तो वो क्या हो जाता है, प्रोमिस। प्रोमिस सेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, प्रोमिस के साथ अगर कंसिडरेशन हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन भी यही बता रही है, सेक्शन 2 क्लोज ई में बताया हुआ, जैसे कि एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस, एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो क्या जो लास्ट क्लास में ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ए, ये ऊपर जो एग्जांपल लिया था कि ए और बी, ए ने प्रपोजल दिया बी ने एक्सेप्टेंस दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गए, दोनों का प्रोमिस हो गया, तो ये क्या बोलते हैं, हम इसको रेसिप्रोकल प्रोमिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी में ये बताया कि जो भी एवरी प्रोमिस है या फिर सेट ऑफ प्रोमिस है जो कंसिडरेशन को क्या होगा, उसके साथ कंसिडरेशन होगी, उसी केस में वो क्या माना जाएगा, एग्रीमेंट माना जाएगा। और सेक्शन 25 की जो जनरल रूल है, जो स्टार्टिंग की टाइटल है वो भी यही मेंशन करता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसके कुछ एक्सेप्शन है जो कि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो इसका फर्स्ट एक्सेप्शन वो क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेकंड है पास्ट वॉलंटरी सर्विस। एंड थर्ड, टाइम बार डेट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो इसमें क्या होगा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन।
इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी नेचुरल लॉ ऑफ एक्शन वो रिलेशन होते हैं जैसे कि मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, मदर सन, फादर सन, ऐसे रिलेशन, अगर उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता बिना कंसिडरेशन के तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन है कि वो कंडीशन क्या क्या, फर्स्ट वो देखते हैं, फिर इसका एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट जो कंडीशन वो क्या क्या है, फर्स्ट है जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है वो क्या होगा उसमें रिटन, एंड सेकंड रजिस्टर्ड, एंड थर्ड वन क्या होना चाहिए, ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एंड फोर्थ वन इज नियर रिलेशन। ठीक है, मीन्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल फादर सन के बीच में, एग्जांपल करते हैं हम जैसे, फॉर एग्जांपल जैसे कि ए है जो वो है फादर एंड बी है सन, तो जो फादर है वो अपने सन को प्रॉमिस करता है कि वो उनको क्या देंगे, 50,000 रुपीज देंगे। ठीक, नॉर्मली ये क्या है, और बदले में सन उनको कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नॉर्मली जो सेक्शन 25 के अंदर बता रखा है, अगर कोई ऐसा रिलेशन नेचुरल लॉ या अफेक्शन के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उन उसके साथ साथ उनको क्या बताया इनमें कि जो एग्रीमेंट है, जैसे फादर ने एग्रीमेंट किया वो क्या होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, रिटर्न प्लस रजिस्टर। ठीक है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर होना चाहिए और नियर रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर फादर इस चीज जो भी प्रोमिस किया था वो रजिस्टर करवा लेता, रिटर्न में करवा लेगा, और बदले में सन उसको कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहा, फिर भी वो क्या माना जाएगा, एक वैलिड, वैलिड एग्रीमेंट। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सेप्शन थी क्या, कि अगर कोई नेचुरल लॉ या अफेक्शन के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या प्रोमिस होता है वो बिना कंसिडरेशन के हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो एग्रीमेंट रिटर्न होना, राइटिंग में होगा, प्लस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उस केस में क्या होगा, वो वैलिड माना जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रोमिस होगा। ठीक है, प्रोमिस के साथ क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन, जो जनरल रूल है, तभी वो क्या माना जाएगा, एग्रीमेंट। ठीक, लेकिन जो सेक्शन 25 की एक्सेप्शन है फर्स्ट, उसमें क्या है, प्रपोजल भी है, एक्सेप्टेंस भी है और प्रोमिस भी है, लेकिन उसके अंदर क्या है, कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर जनरल रूल देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये वॉइड एग्रीमेंट होगा, जिसको हम क्या नहीं करवा सकते, एनफोर्स नहीं करवा सकते। लेकिन अगर ये सेक्शन जो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है सेक्शन 25 की एक्सेप्शन फर्स्ट के अंदर फॉल कर जाता है, जिसके अंदर बताया कि अफेक्शन और नेचुरल लॉ है, और साथ में साथ के साथ क्या होना चाहिए, रजिस्टर राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए। तो उस केस में इसको जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर बिना कंसिडरेशन भी है तो वो क्या होगा, वैलिड होगा, और उसको हम क्या करवा सकते हैं, एनफोर्स भी करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये थी फर्स्ट एक्सेप्शन। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पास्ट वॉलेंटरी सर्विस। फर्स्ट हम बेयर लैंग्वेज वो देख लेते हैं क्या है। इट इज ए प्रोमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट ए पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलेंटरी डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर और समथिंग विच द प्रोमिसर was legally compellable to do or unless। तो बेसिकली इसमें क्या बताया, अगर कोई पर्सन है वो किसी पर्सन दूसरे पर्सन के लिए बिना किसी डिमांड पे अपनी मर्जी से उसके लिए कोई काम करता है, ठीक है, और बाद में वही पर्सन जिसके लिए उसने काम किया वो उसको क्या कहता है, रिटर्न में या फिर ओरली कोई प्रोमिस करता है, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ए कोई पर्सन है जिसका एक इंस्टीट्यूट है,
ठीक है, तो एक दिन वो अपनी कार से इंस्टीट्यूट जा रहा है, तो रास्ते में उसकी कार क्या क्या जो ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार प्रॉपर वर्क कर नहीं पाती। वहीं पास से जो ए के इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट है बी, वो उनको क्रॉस कर रहा है, तो वो देखते कि जो उनके इंस्टीट्यूट के सर है, उनकी कार क्या होगी, खराब होगी। तो उस केस में जो बी पर्सन है, वो अपने सर को अपनी कार ऑफर कर देते हैं कि आप मेरी कार लेके जा सकते हो। ठीक है, तो कुछ बाद में जैसे कार जो सर का इंस्टीट्यूट में आने के बाद वो बी को वो कार रिटर्न कर देते हैं, और वो एक प्रोमिस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोमिस उन्होंने किया 13/2 को, क्या प्रोमिस किया कि वो उनको क्या करेंगे, 25,000 रुपीज क्या करेंगे, पे करेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में फॉर एग्जांपल जैसे कि 15/2 को जो उनके सर है, वो क्या कर देते हैं, पैसे देने के लिए क्या करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि क्या इस केस में बी है, जो जो स्टूडेंट था, वो पैसे रिकवर कर सकता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि यस। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन 25 क्लोज 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर यही बता रखा है कि पास्ट में अगर कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरे पर्सन की हेल्प करता है, और वो जिसकी हेल्प की वो प्रॉमिस करता है, वो प्रॉमिस चाहे तो रिटर्न भी हो सकता है, और या फिर ओरल। ठीक है, तो उस केस में जो जिस पर्सन ने प्रॉमिस किया था वो लाइबल हो जाता है, जो सामने वाला पर्सन है उसको पे करने के लिए। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, इस केस में जो बी पर्सन है वो क्या है, रिकवर कर सकता है सेक्शन 25 क्लोज 2 के फर्स्ट पैरा में। नेक्स्ट है होली और इन पार्ट। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल कि जो ए सर थे जिन्होंने बी की कार ली थी, वो कार लेने के बाद क्या, आप मान के चलो 2000 का जो पेट्रोल है वो क्या कर देते, स्पेंड कर देते हैं। ठीक है, और जब बी को वो कार रिटर्न करने के लिए आते हैं, तो वो प्रोमिस करते हैं कि वो उनको 5,000 रुपये पे करेंगे। ठीक है, तो इस केस में जो बी है, अगर ए मना कर देता है पैसे देने के लिए, तो बी है, अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस प्रोमिस को एनफोर्स करवाना चाहता है ना, तो वो सिर्फ 2000 तक ही करवा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो बेसिकली जो सेक्शन 25 का जो क्लोज 25 क्लोज 2 है, वो वर्क करता है टू कंपनसेट, नोट नोट टू रिवार्ड। ठीक है, तो इस केस में जो बी पर्सन है वो कितने तक ही क्लेम कर सकता है, 2000 तक। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है सेक्शन 25 का, उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इसी में ए कोई पर्सन है जिसको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करेगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी वो क्या हो जाएगी, उनकी कट हो जाएगी। ठीक है, तो वो एक शॉप पे जाता है बिल पे करने के लिए, तो वो शॉप क्या होती है, क्लोज्ड होती है। ठीक है, तो वही कोई रैंडम पर्सन है बी पर्सन, जो ए का इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या कर देता है, पे कर देता है। ठीक है, तो इसमें दो सिचुएशन होती है। फर्स्ट, अगर बी सॉरी ए
बी को प्रोमिस कर देता है कि वो उसको जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल था, फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज था, वो उसको पे करेगा। तो उस केस में बी क्या माना जाएगा, लाइबल माना जाएगा कि बी को क्या करने पड़ेंगे, बी सॉरी ए को, ए लाइबल माना जाएगा और बी को उसको पैसे पे करने पड़ेंगे जो उन्होंने बी ने जो बिल पे किया था। एंड सेकंड, सपोज अगर ए बी ने जो ए का बिल पे किया था उसके बदले ए उसको कोई भी प्रॉमिस नहीं करता, तो क्या उस केस में बी रिकवर कर सकता है ए से पैसे? तो इस केस में बी ए से पैसे रिकवर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ए ने ना तो कोई प्रॉमिस किया था बी को कि जो भी पैसे उसके लगे वो पे करेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी हमने पहले भी पढ़ा है कि जो कंसिडरेशन से प्रोमिस से रिलेटेड कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो कंसिडरेशन की हमने डेफिनेशन की थी, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि बी ने अपने आप से ही कुछ जो ए का बिल पे कर दिया था। तो इसमें कोई जो डिजायर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर वो चीज क्या है, मिसिंग है। इसलिए जो ए पर्सन है इस केस में लाइबल नहीं। तो इसके बाद हम जो सेक्शन 25 क्लोज 2 है उसकी क्या देख लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट है कि किस किस क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो सेक्शन 25 क्लोज 2 है उसकी उसके अंदर जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, देयर मस्ट बी ए प्रोमिस, कि पहले आपका क्या होना चाहिए, प्रोमिस होना चाहिए। द सेकंड, द प्रोमिस शुड बी मेड टू द पर्सन टू हु हैज वॉलेंटरी डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर। मीन्स कि जो भी प्रोमिस किया था प्रोमिसर ने वो वॉलेंटरी होना चाहिए अपनी मर्जी से। एंड थर्ड वन इज द प्रोमिस मस्ट बी कंपनसेट होली और इन पार्ट। अभी मतलब थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि जो सेक्शन 25 है वो किस पे वर्क करता है, टू कंपनसेट नॉट टू रिवार्ड। तो वही बात बता दी, प्रोमिस मस्ट टू कंपनसेट होली और इन पार्ट। एंड द लास्ट वन इज दैट द प्रोमिस मस्ट बी मेड फॉर द पास्ट वॉलेंटरी सर्विस। मीन्स जो सेक्शन 25 है वो किस पे अप्लाई होगा, पास्ट वॉलेंटरी सर्विस पे, ठीक है। और एक बात और, जो सेक्शन हमने सेक्शन 25 के अंदर क्लोज 1 किया था, एक्सेप्शन जो 1 थी, उसमें क्या था कि जो अगर एग्रीमेंट एग्रीमेंट होता है वो क्या होना चाहिए, रिटर्न और रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन जो सेक्शन 25 क्लोज 2 है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर ओरली है वो भी क्या कर सकते हैं, हम एनफोर्स करवा सकते हैं। लास्ट वन इज दैट प्रोमिस टू पे ए टाइम बार डेट। मीन्स इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए पर्सन, ए पर्सन और एक बी पर्सन, ठीक है। तो जो ए पर्सन है वो बी से लोन लेता है कुछ पैसे, फॉर एग्जांपल 2 लाख, ठीक है। तो जैसे लोन लेने के बाद जो टाइम पीरियड होता है, जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट, वो क्या होता है, 3 इयर्स। मीन्स अगर बी ए के अगेंस्ट कोई भी सूट जो पैसे रिकवर करने के लिए सूट फाइल करता है, तो विद इन 3 इयर्स क्या कर सकता है, वो सूट फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए ने पैसे लिए थे 2010 के अंदर, तो जो बी के पास जो टाइम पीरियड है वो है 2013 तक। मीन्स इस टाइम पीरियड के बीच में वो क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है बी के अगेंस्ट। जैसे ये टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा उस केस में वो क्या नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता। लेकिन जो सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थर्ड क्लोज है वो क्या कहता है, टाइम बार डेट। मीन्स जैसे टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया और सपोज जैसे कि 2014 के अंदर ए जो बी को रिटर्न में ये देता है कि वो उसके पैसे वापस करेगा। तो उस केस में जब उसने लेटर दिया सपोज 20 मार्च को 2014 को, तो वहां से क्या हो जाएगा, न्यू जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा फ्रेश जो है। और वहां से 3 ईयर तक क्या कर सकता है, फिर बी दोबारा क्या कर सकता है, रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकता है। तो बेसिकली इस सेक्शन 25 क्लोज 3 के अंदर यही बता रखा है, अगर कोई टाइम बार डेट है,
उसको अगर जो प्रॉमिस है ए, जिसमें इसमें एग्जांपल में था कि ए अगर उसको रिटर्न में दे देता है तो उस जब वो उसको रिटर्न में देता है वहां से क्या एक टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और बी के पास क्या राइट आ जाएगा कि वो जो उसके पैसे वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, जो सेक्शन 18 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट और सेक्शन 25 क्लोज 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो जो सेक्शन 18 है उसके अंदर क्या जो एक्नॉलेजमेंट है वो कब होगी, बिफोर द प्रेस्क्राइब पीरियड, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड, जो कितना है 3 ईयर। ठीक है, लेकिन जो सेक्शन 25 क्लोज 3 है उसमें क्या है जो एक्नॉलेजमेंट होगी वो जब जो टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो गया उसके बाद भी वो क्या कर सकता है, अगर जो पर्सन है वो रिटर्न में, ठीक है, या तो वो पर्सन रिटर्न में या फिर रजिस्टर करवा के जो पर्सन है वो खुद या उसके द्वारा कोई अथोराइज पर्सन है वो क्या कर देता है रिटर्न में दे देता है, तो वहीं से जब वो रिटर्न में देगा वहां से क्या हो जाएगा एक फ्रेश टाइम पीरियड क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था सेक्शन 25 क्लोज 3। अब सेक्शन 25 3 के कुछ क्लोज भी है, सॉरी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1 है जो उसमें बता रखा है गिफ्ट से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि गिफ्ट के अंदर क्या है कोई कंसिडरेशन नहीं होती। ठीक है, और जो गिफ्ट है वो मेंशन किया हुआ सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, तो गिफ्ट के अंदर क्या है कंसिडरेशन क्या होता है रिक्वायर्ड नहीं होती, तो उस बेस पर क्या हम ये बोल सकते हैं जो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई करें कि भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है बिना कंसिडरेशन के वो क्या होगा वॉइड होगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो गिफ्ट पर अप्लाई नहीं होगा, गिफ्ट को हम क्या नहीं बोल सकते वॉइड नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर बता रखा है, इसमें लिखा हुआ नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर और डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड, क्योंकि गिफ्ट के अंदर भी क्या होती है दो पार्टी होती है डोनर और डोनी। ठीक है, तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो गिफ्ट है जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसकी वैलिडिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन 2 है जिसके अंदर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंसिडरेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन 2 कि कंसिडरेशन क्या हो सकती है इनएडिक्वेट। ठीक है, तो उसके बेस पे भी हम क्या है जो एग्रीमेंट को वॉइड नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये था सेक्शन 25 कंप्लीट। अब इसके बाद आती सेक्शन 23। सेक्शन 23 में क्या बताया है, व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। ठीक है, तो हमने आज सेक्शन 25 किया, सेक्शन 25 जिसमें ये बताया था कि कंसिडरेशन प्लस प्रोमिस है तो वो क्या है वैलिड है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे। ठीक है, अगर वो एक्सेप्शन में आती है तो उस केस में भी क्या होगा विदाउट कंसिडरेशन वो होगी वैलिड। ठीक है, तो ये था। अब जो कंसिडरेशन है कि कंसिडरेशन क्या होती है वो बताया हुआ सेक्शन 2 क्लोज डी के अंदर। ठीक है, अब कंसिडरेशन लॉफुल सेक्शन 10 जिसके अंदर बताया कि कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए लॉफुल होनी चाहिए। अब लॉफुल कंसिडरेशन कैसी होती है वो बताया हुआ सेक्शन 23 जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। तो तो फर्स्ट इसमें क्या बताया है कि जो कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए
फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ का एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ए कोई पर्सन है, ठीक है, वो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन से पहले उसको एमसीडी से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि वो दे नहीं रहे थे। तो जो एमसीडी का ऑफिसर है कोई भी, तो ए है उनको क्या करता है, ब्राइब ऑफर करता है, और वो जो भी चाहता है कि वो उनको 2 लाख क्या करे, ब्राइब करे, तभी वो क्या करेंगे, उसको अप्रूवल करेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो क्या था, एग्रीमेंट था, ये क्या हो गया, फॉरबिडन बाय लॉ हो गया, क्योंकि जो आईपीसी के अंदर बताया हुआ है, सॉरी बीएनएस के अंदर, कि जो ब्राइब है वो क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है, ठीक है। तो सेकंड क्या था, नेक्स्ट है डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल कोई ए और बी पर्सन है, ठीक है, दो, ए क्या करता है, बी से लोन लेता है 3 लाख, ठीक है। तो उस केस में जो लिमिटेशन पीरियड है क्या होता है, 3 ईयर, अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट। लेकिन ए और बी दोनों डिसाइड करते हैं कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो क्या होगा, 10 ईयर होगा, ठीक है। तो जो इसमें जो एक्ट था वो क्या है, पनिशेबल नहीं है, बट क्या है, डिफीट कर रहा है प्रोविजन को, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, और ये क्या है, एनफोर्सिबल नहीं करवा सकती इसको, ठीक है। तो ये था डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कोई ऐसा एग्रीमेंट जो इंजरी टू पर्सन, प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रॉड, इमोरल, या फिर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, तो वो क्या माना जाएगी उस केस में, अनलॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। मींस कोई ऐसा एक्ट जिसके अंदर कोई इंजरी टू पर्सन है उस एग्रीमेंट में, और उसके अंदर जो भी कंसिडरेशन वो क्या मानी जाएगी, अनलॉफुल कंसिडरेशन मानी जाएगी। उसी तरीके से प्रॉपर्टी होगा, फ्रॉड होगा, इमोरल हो गया, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होगा, ठीक है। तो ये था सेक्शन 23। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 के अंदर क्या है, अगर जैसे कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, और उस एग्रीमेंट के अंदर जैसे कि कोई पार्ट ऑफ जो कंसिडरेशन है, एक पार्ट उस कंसिडरेशन का वो क्या है, अनलॉफुल है, तो उस केस में क्या होगा, या तो क्या मानेंगे हम कि या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट या फिर पार्ट, तो वो सेक्शन 24 के अंदर बता रखे हैं। तो उसकी हेडिंग क्या है, एग्रीमेंट void if consideration and object unlawful in part। तो बेयर लैंग्वेज पढ़ लेते हैं पहले। इफ एनी पार्ट ऑफ ए सिंगल consideration for one or more object or any one of any part of any one of several single for a single object is unlawful the agreement। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेसिक ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सॉरी एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में कुछ इनकी जो रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है, जो थर्ड है सपोज करो वो क्या है, एक अनलॉफुल है, अनलॉफुल एग्रीमेंट है, उसके अंदर अनलॉफुल एग्रीमेंट का एक अनलॉफुल पार्ट है वो। तो इस केस में जो सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग है, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट है वो क्या माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा, क्योंकि जो ये थर्ड पार्ट है जो अनलॉफुल है उसको हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए पूरा का पूरा एग्रीमेंट है वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो
ये था सेक्शन 24। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, जो सेक्शन 2 के अंदर है, ठीक है, 2B। उसके साथ साथ हम सेक्शन 3, 4 एंड 5 भी साथ में करेंगे, और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट केस लो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट केसेस रहते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद हम एक्सेप्टेंस को, जो एक्सेप्टेंस का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, and please share and subscribe our channel Legal Concept Classes. Thank you.